हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 8 संसाधन एवं विकास का चैप्टर 2 है, उसका हम तीसरा पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के जो 3 पार्ट हैं उसमें हमने भूमि और दूसरे पार्ट में मृदा और तीसरे पार्ट में हमने जल के बारे में पढ़ा, इन सभी के उपयोग, इन सभी का संरक्षण के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति क्या है, वन्यजीव संसाधन क्या है और इनके संरक्षण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन होते क्या है, हम इसको समझते हैं एक बार। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। देखिए, स्थल मंडल क्या होता है? जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी भूमि है जिस पर हम रहते हैं, हम अपने कार्य संपादित करते हैं, सारे जितने हम काम करते हैं वो। जल मंडल नाम से स्पष्ट है, नाम से ही हमें पता चलता है कि जलमंडल, जल का जितना भी क्षेत्र है, जल का जितना भी एरिया है वो जलमंडल है। और वायुमंडल जो हवा है वो वायुमंडल है। इसके बीच में एक सकरा क्षेत्र है जिसमें हम रहते हैं। यही जो सकरा क्षेत्र है उसमें क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं। हम, आप सभी और जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एक मोटे तौर पर हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल का मतलब जहाँ जीव जंतु है वो जीवमंडल है। और तीनों के कॉम्बिनेशन से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं, तीनों ही हमारे लिए एसेंशियल हैं। उसके बीच में हम रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर या जीवमंडल। ठीक है, ये परिभाषा है, आपको याद करनी है। सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। ये सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है कि सभी कोई भी जंतु फ्री है। ठीक है, किसी भी तरह से कोई जंतु किसी दूसरे जंतु से, किसी दूसरे प्राणी से संबंध रखता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि अगर कोई जंतु मर जाता है तो उसका अपघटन कौन करता है? उसका अपघटक जीवाणु और ये सब करते हैं। ठीक है, गिद्ध उन मरे हुए जानवर को खाता है तो वो भी एक तरह से अपघटक का कार्य करता है। कीड़े मकोड़े हैं, उनको चिड़िया खाती है। तो इस तरह से सब जो चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। ठीक है, पौधे हमें, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं, पक्षियों के घर होते हैं पेड़ पौधे। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ पौधे से, जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से जो ज़मीन होती है, जो मृदा होती है, वो उसकी पकड़ जो है बनी रहती है। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह कार्य करते हैं तथा हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि पौधों की क्या अहमियत है हमारे जीवन में। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पेड़ पौधे और करते हैं, अगर हम गिनने बैठें तो हम गिन भी नहीं पाएंगे शायद से। इतने हमारे जीवन में मूल्य, इतना मूल्य है पेड़ पौधों का हमारे जीवन में। ठीक है, वन्य जीवन के, अब ये हमने जो पढ़ा वो वनस्पति क्या काम आती है, वनस्पति की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। अब वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीवन के अंदर क्या आते हैं? जंतु, जितने भी जानवर होते हैं वो, पक्षी, बर्ड्स और कीड़े मकोड़े और जलीय जीव भी वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कीट जैसे मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण के ज़रिए हमें समझाया गया है, उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है कि किस तरह से जो जीव जंतु है वो आपस में संबंध रखते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है। फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र व अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। अभी जो कीट हैं वो अपघटक का कार्य करते हैं। और इन कीटों पर कौन निर्भर होता है? चिड़िया उन कीटों को खाती है, अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो होता है मृत जैव जंतुओं को खाता है। गिद्ध जो होता है, स्कल्पचर जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक, इसको भी समझा जाता है, ये अपघटक है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को प्रत्येक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिन पशुओं का उपचार डेक्लोफेनिक, एस्प्रिन तथा इबुप्रोफिन, ये सारी दवाइयों के नाम हैं। पेन किलर्स हैं ये सारे, जो जानवरों से जिनसे जानवरों का इलाज किया जाता था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। होता क्या था, किन्हीं जानवरों का जो उपचार है वो इन पेन किलर से हुआ। वो जानवर जब मरे तो गिद्धों ने उन जानवरों को खाया और उन गिद्धों की किडनियाँ खराब होने से मौत होने लग गई।
तो उसका मतलब क्या है, ये दवाइयाँ सीधे सीधे तौर पर, जो दवाइयाँ हैं वो सीधे तौर पर हमें नुकसान पहुंचा रही है, उन गिद्धों को नुकसान पहुंचा रही थी। ठीक है, तो पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसा कि गिद्ध मर रहे हैं, अब गिद्ध मरेंगे तो सीधी सी बात है हमारे इकोसिस्टम पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा, अपमार्जक एक कम हो जाएगा, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। इस कारण ऐसी दवाइयों के उपयोग पर रोक लग रही है। ठीक है, आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, और जो गिद्ध के जो प्रजनन जो है वो आरक्षित स्थान पर किया जा रहा है ताकि उनका प्रजनन जो है वो सही तरीके से हो सके। इसलिए प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी है बड़ी है मायने नहीं रखती है, सभी का अपना एक काम है, भगवान ने अगर बनाया है तो उसका अपना एक कार्य होता है। इस तरह से चाहे छोटी मधुमक्खी हो या चाहे बड़ा गिद्ध हो या चाहे बड़ा हाथी हो, सबका अपना अपना इस इकोसिस्टम में अपना अपना कार्य है। ठीक है, अब है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। हमने पढ़ा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। अब प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं, उसका वितरण पढ़ते हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। यहाँ पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है ये डिसाइड करेगा कि वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी। ठीक है, वहाँ की जलवायु ये बात इस बात को बताएगी कि वहाँ की वनस्पति कैसी है। छोटे तौर पे मैं आपको समझाऊँ, आसान शब्दों में समझाऊँ कि जहाँ बारिश ज़्यादा है, गर्मी कम है, सामान्य तापमान है, वहाँ पर जंगल वगैरह होंगे। ये हमें जो चार तरह के जो क्षेत्र समझाए गए हैं, चार तरह की जो वनस्पति है उसको मैं अगर आसान शब्दों में समझाऊँ तो अच्छी खासी बारिश होगी, वहाँ पर वन होंगे। अगर मध्यम बारिश है और जलवायु भी सामान्य है तो घास स्थल बनेंगे, घास उगेगी, छोटे सामान्य सामान्य आकार के पेड़ उगेंगे। गुल्म जहाँ पर गर्मी होगी, बहुत कम बारिश होगी, वहाँ झाड़ियाँ और कंटीली झाड़ियाँ उगेंगी, पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको उस जगह पर। और टुंड्रा जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ ध्रुवीय इलाके हैं, बर्फ़ जमी हुई रहती है, वहाँ की वनस्पति भी अलग तरह से पाई जाती है। तो विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में। 4 वर्ग, पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। वन क्या होते हैं? भारी वर्षा वाला होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, प्रचुर जल, अच्छा खासा पानी मिल जाता है तो बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं जिनसे क्या होता है? जंगल बन जाता है, फॉरेस्ट, वनों का निर्माण हो जाता है। घास स्थल कौन से होते हैं? जहाँ पर सामान्य मीडियम बारिश होती है, सामान्य वर्षा होती है, तो छोटे आकार के नॉर्मल साइज़ के जो पेड़ उग जाते हैं और इससे घास स्थलों का निर्माण होता है, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण हो जाता है। तीसरा है गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश, जहाँ पर बारिश नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, शुष्क प्रदेश होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है? झाड़ियाँ उग जाती है, कांटे वाली झाड़ियाँ हो जाती हैं, पत्ते वाले पेड़ पौधे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका भी अपना रीज़न है, ताकि जो उनमें जल उपस्थित होता है वो जल्दी वाष्पीकरण उनका जल्दी वाष्पीकरण न हो जाए उस जल का। और झाड़ियाँ गहरी होने का रीज़न होता है कि ज़मीन ऊपरी भूमि में जल उपलब्ध नहीं होता है, तो पौधों को ज़मीन की गहराई से, भूमि की गहराई से पानी लेना पड़ता है। इस वजह से इनकी झाड़ियाँ जो होती हैं वो गहरी, झाड़ियों की जो जड़ें होती हैं, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं। टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं तो ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मोस और लाइकेन। मतलब टुंड्रा प्रदेश की जो वनस्पति है वो अलग प्रकार की वनस्पति होती है। तो इस प्रकार से 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अब हमने पढ़ लिया वनस्पति ये है क्या, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण किस प्रकार से। अब इसके संरक्षण की बात करते हैं। इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, व्हाई वी शुड कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ऐसा क्या हुआ? ठीक है, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। क्लाइमेट चेंज हुआ है, वो भी हमारी वजह से हुआ है, मानव की वजह से हुआ है, और मानव ने भी अपने हस्तक्षेप किए हैं। इतने निर्माण कार्य, कई कई तरह के बोल सकते हैं कि मानव ने अपने कामों की वजह से जो नेचर होता है उसमें, उसके कामों में काफ़ी इंटरफेयर किया है। ठीक है, बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ हैं, काफ़ी सारी जो जातियाँ हैं वो क्या होने वाली, लुप्त होने वाली, क्योंकि उनको उनका अनुकूल वातावरण किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वनोन्मूलन, वनों का नष्ट होना, मृदा अपरदन हमने पढ़ा है जैसे कि पहले वीडियोज़ में। निर्माण कार्य, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह जो बन रही है, इंसानों के रहने के आवास, दावानल, जंगल की आँख, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, जंगल नष्ट हो जाते हैं। भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की कारण कौन कौन से हैं, तो वनोन्मूलन,
जंगलों का कम होना, पेड़ों का कटना, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन जो मानव करते हैं, जंगल की आग और भूस्खलन जो है, ये जो है वो मुख्य कारण है। ठीक है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु का अनधिकार शिकार किया जाता है। ये भी एक मुख्य कारण है कि जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो जानवरों को मारकर उनके शरीर के जो अलग अलग भाग हैं उनका व्यापार करते हैं और उनको अच्छा खासा फ़ायदा, मुनाफा प्राप्त होता है। इस वजह से वो क्या होते हैं कि सीमित संख्या में नहीं, इतना ज़्यादा शिकार कर लेते हैं कि वो फिर जो प्रजाति होती है वो विलुप्त होने के कगार पर आ जाती है, उन पर खतरा बन जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। तो इस तरह से मानव भी वहाँ प्राकृतिक वनस्पति और इसके जो नष्ट होने का मुख्य कारण है। ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो जो इस शिकार का जिनका शिकार किया जाता है, जिनका व्यापार किया जाता है, जिस वजह से कम हो रहे हैं। तो इसमें से कौन कौन से हैं? चीते की खाल, शेर है, हाथी के दांत, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्गी, ये इत्यादि जंतु हैं या पक्षी, जो भी कह लो आप, ये हैं जिनका व्यापार किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, अब ये सब क्या है? मानव द्वारा किए जाने वाले प्रयास जीव जंतुओं को बचाने के लिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निचय को हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है क्या नहीं। हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, एक सीमित क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की परिस्थिति की एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो एक ऐसा फिक्स एरिया होता है जो घोषित किया जाता है कि हाँ, इसमें इस प्रकार के जानवरों, जंतुओं को पोषित किया जाएगा, उनका प्रजनन, उनके अनुकूल ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर उनका प्रजनन अच्छे से होता है और उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है। तो ऐसी जगह जो होती है वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के आवासों में उथल पुथल कर दी है। उथल पुथल आप समझ सकते हैं कि न खुद सही से रहता है मनुष्य और न जंतुओं को सही से रहने दिया है। अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से हमने जीव जंतुओं को भी नहीं छोड़ा है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। ऐसे काफ़ी कंट्रीज ने इसका विरोध भी किया है, इसका अपोज किया है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। और इस क्षेत्र में भारत की ओर से क्या है? भारत में शेरों को मारना, चीतों को, हिरणों, भारतीय सारंग एक पक्षी होता है, और मोर इत्यादि जो जंतु हैं उनको मारना अवैध है, क्योंकि ये बोल सकते हैं लुप्त होने की कगार पर है। इनको मारना बिल्कुल ही एक अपराध के रूप में माना जाएगा। पढ़ते हैं जैव मंडल निचय क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ये वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। जैव मंडल निचय जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। विश्व में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जो है, वो जो जैव विविधता है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे स्थानों को क्या किया गया है? नामित कर दिया गया है कि हाँ, ये क्षेत्र प्रकृति के नाम पर ही रहेंगे, इन क्षेत्रों में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है। अगर आसान शब्दों में हम समझें तो जैव मंडल नीचे एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक आवास के रूप में कार्य करता है। वनस्पतियाँ जो जीवों के संरक्षण के लिए नेचुरल घर बना दिया जाता है, घोषित एरिया होता है, और मानव शोषण और अवैध शिकार जैसी अवैध गतिविधियों से सुरक्षित होता है। और वहाँ पर ऐसे नियम भी होते हैं कि मानवीय गतिविधियाँ किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होती हैं। मानव वहाँ पर उन जगहों पर किसी तरह की कोई भी गतिविधि को नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, हम विकास भी कर रहे हैं और ये भी प्रदर्शित किया गया है। हमने ये भी बताया कि हाँ, हम संरक्षण भी कर रहे हैं और संरक्षण के साथ में हम विकास भी कर रहे हैं। तो ये जैव मंडल नीचे होता है, एक नामिक क्षेत्र होता है जहाँ पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु वहाँ पर अपना कार्य, अपने जीवन जो है उनका संतुलित बना रहता है। और हम भारत की अगर बात करें तो भारत में ऐसे 18 जैव मंडल नीचे हैं। आपकी किताब में नहीं है पर लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, भारत में 18 जैव मंडल नीचे हैं। ठीक है, टोटल 18। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, ये आपकी महत्वपूर्ण संस्था है। आपको इस संस्था का नाम याद है, CITES। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो
द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इसकी फुल फॉर्म है। ये एक समझौता है, एक तरह से आप कह सकते हैं विश्व की सरकारों के बीच में एक तरह से एक समझौता है। इसमें क्या है कि पक्षियों, इस समझौते के तहत क्या किया गया है कि जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ऐसे जानवरों की सूची बनाई गई है जिनका अगर व्यापार किया जाता है, गैर कानूनी या किसी भी तरह से अगर व्यापार किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है, तो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि वो प्रजाति जो है वो लुप्त हो सकती है। तो ऐसे प्रजातियों को नामित किया गया, सूचित किया गया और उनके व्यापार पर क्या किया गया है, बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको इस समझौते का नाम या संस्था का नाम याद रखना है, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, अब CITES है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम देख लेते हैं। CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। अगर किसी तरह की पेड़ पौधों का, किसी तरह के जानवरों का व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार से उनकी प्रजाति को, उनकी प्रजाति के विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं बन रहा हो। अगर बनता है तो सीधे सीधे तौर पर उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ, और ऐसे जो प्रजातियाँ जो नामित की गई, जो सूचित की गई हैं, उसमें 5000 जातियाँ पशुओं की हैं और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं, जिनके व्यापार पर पूरे रूप से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो ऐसे कुछ प्रमुख प्रजातियाँ हैं पशुओं की और पौधों की, जिनके व्यापार पर पूरी तरह से क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये हमारा भी कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें और उनका संरक्षण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने हम पेड़ पौधे लगाएं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने हमारा सेकंड चैप्टर जो है, हमारा जो दूसरा अध्याय है, मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव अभ्यारण्य को पूरा कर दिया है। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।